औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तो व्यूवर्स, आज की जो वीलॉग है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है, इंफॉर्मेटिव भी है और रिसर्च बेस है। तो लिहाजा स्पेशली जो लोग, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स, जो एजुकेटेड पर्सन्स एजुकेशन के रिलेटेड हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आप तक पहुंच सकें और मेरी ये जो काविश है ये फ्रूटफुल साबित हो सके। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दुनिया का बेहतरीन स्कूल सिस्टम। जब हम दुनिया का नाम लेते हैं और दुनिया के बेहतरीन स्कूल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ जो हैं वो जहन में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और रशिया है, चाइना है और कनाडा है। तो लेकिन जब हम इन तमाम इस टॉपिक पे औराक की वरगर्दानी करते हैं और हिस्टोरिकली देखते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर की रोशनी में देखते हैं, रिसर्च लेवल पे देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन तमाम चीज़ों को हम जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो दुनिया का जो बेहतरीन स्कूल सिस्टम है वो व्यूअर्स किस कंट्री का है? उसका नाम है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड जो है ये एक कंपैरेटिवली एक छोटा मुल्क है, बहुत बड़ा नहीं है। इसकी टोटल आबादी जो है वो 55 लाख है। और ये जो स्कूल सिस्टम का हम एनालाइज करते हैं, इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो स्टैंडर्ड है, तो वो किसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर ही किसी चीज़ को एनालाइज किया जा सकता है, उसको असेस किया जा सकता है। तो उसको इंटरनेशनली पीज़ा एक टेस्टिंग सिस्टम है, पीज़ा के नाम से, ये प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं 15 इयर्स की एज जिन स्टूडेंट्स की है अप टू द 15 इयर्स एज, तो उनका ये टेस्ट लिया जाता है और इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथमेटिक्स और रीडिंग्स यानी कि लिटरेसी। तो लिहाजा सन 2000 से लेकर 2012 तक जो टेस्ट लिए गए, और ये टेस्ट जो मुल्क या जो इदारा, जो इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी है उसके बनाए हुए पेपर से नहीं लिए जाते, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं और अप टू द एज ऑफ 15 इयर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्ट लिए जाते हैं इस पीज़ा सिस्टम के तहत। और फिर उनके मार्किंग की जाती है, उनको एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद फिर देखा जाता है कि कौन सा कंट्री ऐसा है कि जिसके स्टूडेंट्स जो है वो इस टेस्ट में ज़्यादा नंबर ले रहे हैं। तो सन 2002 से लेकर 2012 तक जो टेस्ट कंडक्ट किए गए, तो उसमें फ़िनलैंड एक ऐसा कंट्री है कि जो ये 12 साल तक टॉप ऑफ द लिस्ट रहा, यानी पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता रहा 2000 से लेकर 2012 तक। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दुनिया का बेहतरीन स्कूल सिस्टम है जिसको फ़िनलैंड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या इसको वो वहाँ पे ये लागू है, ये स्कूल कैसे काम करता है, तो उसके कुछ चीदा जो खदोखाल हैं, चीदा जो खसूसियात हैं, चीदा जो इंडिकेटर्स हैं, तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सा सिस्टम है, कौन सा तरीक़ाकार है, कौन सा प्रोग्राम है कि जिसको इम्प्लीमेंट करके फ़िनलैंड जो है वो 12 साल तक इंटरनेशनली यानी
ये टेस्ट जो लिए जाते रहे तो ना उसमें यूके फर्स्ट आया, ना अमेरिका फर्स्ट आया, ना चाइना आया और ना ही कनाडा आया, बल्कि 12 साल तक जो हुक्मरानी रही, जो बादशाही रही, जो स्टूड फर्स्ट रहा तो वो था फिनलैंड। तो लिहाजा हम फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ज़रा, उसके जो चंद एक इंडिकेटर्स हैं, चंद एक जो वो स्कूल के सिस्टम की जो चीदा खदोखाल हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं और उसको डिस्कस, ना सिर्फ डिस्कस करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि हम भी उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो नंबर 1, एज ऑफ एडमिशन, यानी स्टूडेंट्स जो हैं, जो किड्स हैं, तो उनकी कितनी उम्र का हो कि वो स्कूल में दाखिला देते हैं। तो उन्होंने 7 इयर्स की एज से पहले फिनलैंड वाले अपने स्कूल में किसी बच्चे को, किसी किड्स को दाखिला नहीं देते, बल्कि अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च वो कहते हैं कि 7 साल तक बच्चा जो है वो घर में रहे, अपने पेरेंट्स के साथ रहे, अपनी नानी, अपने नाना, दादा, दादी, वालिद, वालदा और अपने फ्रेंड्स, अपने सिस्टर्स, अपने ब्रदर्स, उनसे जो है वो कहानियाँ भी सुने जो वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और बाकी एंजॉय करे, खेले कूदे, और जिसे हम कहते हैं प्री स्कूल एजुकेशन या होम एजुकेशन या ईसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो अपने घर पे ही हासिल करे। जबकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम तो अपने बच्चे को 3.5 साल के बाद ही स्कूल में छोड़ आते हैं। लेकिन वो मुल्क फिनलैंड जिसने कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हुक्मरानी की और फर्स्ट रहा, उनका पहला इंडिकेटर्स क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, दाखिला स्कूल में उम्र किस उम्र तक वो देते हैं, और कि 7 साल से कम उम्र बच्चे को वो स्कूल में दाखिल नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि बच्चा एंजॉय करे और घूमे फिरे, कहानियाँ सुने और क्या कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करे। दूसरा नंबर पे वो क्या करते हैं कि जो बच्चा है उसको 1953 से लेकर टिल टुडे उसको फ्री जो है खाना दिया जाता है स्कूल की तरफ से। स्कूल की तरफ से बच्चे को फ्री खाना प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें क्या है जी, 1 पीस ऑफ फिश है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स हैं, दूध का एक गिलास है, और किसी हद तक वो उन लोगों का ये भी कहना है, उनकी रिसर्च जो है वो कहती है कि अगर ये खाना प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, जो कि स्कूल की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है, और उसके इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो बच्चों की काबिलियत होनहार होने का अप टू सम एक्सटेंट जो दरमदार है वो इस खाने के इंग्रेडिएंट्स पर भी है। नंबर 3, बच्चों को किताबें, कापियाँ और मुकम्मल जो स्टेशनरी है वो बच्चों को फराहम की जाती है स्कूल की तरफ से, यानी उसकी बर्डन पेरेंट्स पे नहीं है, बल्कि कौन प्रोवाइड करता है, स्कूल प्रोवाइड करता है। आप यहाँ शायद आपके जहन में ये बात आई हो कि जी किताबों का, कापियों का, स्टेशनरी की बात की है तो उसमें यूनिफॉर्म को ऐड नहीं किया। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अप टू 5th क्लास तक उन बच्चों की कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है। जो ड्रेसिंग बच्चों को अच्छी लगती है, जो ड्रेसिंग उन्हें पसंद है, वही वो पहन सकते हैं। उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं कि वो इस स्कूल की यूनिफॉर्म ये है और वो यूनिफॉर्म पहन के ही ज़रूर बच्चों ने आना है। नहीं, 5वीं क्लास तक वो जो बच्चे हैं अपनी मर्ज़ी से यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। उसके बाद है जी कि वहाँ कोई प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है, ये टेबल्स, चेयर्स, डेस्क्स, इस तरह का कोई नहीं है, बिल्कुल लिबर्टी है, रिलैक्स माहौल है। उनकी रिसर्च ये कहती है कि बच्चे जितने फ्री होंगे, रिलैक्स होंगे, वरी लेस होंगे, हैप्पी होंगे, बर्डन नहीं होगी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होंगी, उनको बाउंड नहीं किया जाएगा,
किसी चीज़ के ऊपर, तो उनका लर्निंग जो है वो ज़्यादा होगा। एज देयर रिसर्च वो कहते हैं कि 20% उनका लर्निंग जो है बच्चों की वो ज़्यादा होती है। उसके लिए वो उन्होंने मैट्स हैं और बीन्स बैग्स वगैरह हैं, नीचे चटाइयाँ बिछी हुई हैं, ऊपर वो जब उनका जी चाहे तो वो लेट जाएं, जी चाहे तो वो बैठ जाएं और रिलैक्स होकर वो स्टडी। उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो ये है वो जस्ट फॉर लर्निंग है। ये डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा कोई उनका जो है ना इतना स्ट्रेस नहीं है। इस चीज़ को वो ज़्यादा डिसिप्लिन उनके यहाँ मैटर नहीं करता। वो कहते हैं कि जब बच्चा लर्न कर जाएगा तो जो नॉर्म्स हैं वो बच्चा खुद ब खुद ही सीख जाता है। लेकिन स्टडी के दौरान बच्चों को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए और उनको बाउंड नहीं करना चाहिए। लिहाजा नेक्स्ट जो है उनकी लर्निंग जो है ज़्यादातर वो एक्टिविटी बेस है। एक्टिविटी बेस से मतलब ये है, वो कहते हैं कि किताबें पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन किताबों के साथ साथ बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दें और उन्हें, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो खुद रिसर्च बेस हो, वो चीज़ें बनाएं। और ज़रूरी नहीं कि उनकी जो क्लास है वो क्लासरूम में ही लगे, बल्कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो भले वो एक जंगल में जाके इंस्ट्रक्टर साथ चला जाए, टीचर साथ चला जाए और वहाँ जाकर वो अपनी क्लास लगा लें। ठीक है, अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उधर से ही लकड़ियाँ काटे हैं और उसके मुताबिक जो है उन चीज़ों को जो है मैनेज करके तो वहाँ पे वो अपना जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो क्लासरूम में ही बैठे हैं और एक डिसिप्लिन और टेबल्स बेंच सीधे होने चाहिए, चेयर सीधी होनी चाहिए, ये वो इन चीज़ों को दे नेवर बॉदर इट। जस्ट वो कहते हैं कि लर्निंग जो है बच्चों की, एजुकेशन जो है, और लर्निंग भी सिर्फ ये घोटा सिस्टम नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चों को स्किल्स, लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए। ठीक है, बुक्स के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ जो ज़िंदगी गुजारने की महारतें हैं वो बच्चों में आनी चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली बेस जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट है कि नो होमवर्क। अच्छा, मज़े की बात यह है, वो कहते हैं कि जो कुछ भी आपने पढ़ना पढ़ाना है जस्ट स्कूल में ही पढ़ना पढ़ाना है और बच्चों को घर काम करने के लिए नहीं दिया जाता। होमवर्क होता ही नहीं है। वो घर जाएं बच्चे, अपना गेम्स करें, प्ले करें, एंजॉय करें, मूवीज़ देखें और व्हाट दे वांट, जो भी उनका मतलब है कि मशगला है, हॉबी है, जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है उससे वो एंजॉय करें। और होमवर्क वाली जो बर्डन है वो उन पर नहीं होती बच्चों पर। यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मसलन बच्चों को मूवीज़ दिखाते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, उसके अलावा प्रोजेक्टर है या मीडिया है, व्हाट्सएप जो भी है, जो भी एवियड्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली आईटी के रिलेटेड, तो उसका वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि वो खुद जो है इन चीज़ों को यूज़ कर सकें और इंफॉर्मेशन जो है एजुकेशन के रिलेटेड वो अपनी गैदर कर सकें। नेक्स्ट, उनका जो पीरियड है बच्चों का वो 45 मिनट्स का पीरियड होता है, पढ़ते हैं 45 मिनट्स और उसके बाद 15 मिनट्स की उन्हें ब्रेक होती है। उनका मानना ये है कि अगर हमारे यहाँ, तो मेरे ख्याल में यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ब्रेक नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस एक पीरियड ख़त्म हुआ तो दूसरा पीरियड साथ ही शुरू होगा। वो कहते हैं कि 45 मिनट्स जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ें और 15 मिनट्स जो है वो ब्रेक करें, एंजॉय करें और 15 मिनट ब्रेक करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद नेक्स्ट जो है पीरियड फिर वो उनका शुरू हो। अच्छा, नो एग्जामिनेशन अप टू द एज ऑफ 13 ईयर्स, क्योंकि 7 साल का बच्चा जो है वो स्कूल में दाखिल होता है, उसके अलावा 6 साल तक वो पढ़ता रहता है, तो 13 साल तक की उम्र तक वो प्रॉपर जो एग्ज़ाम होता है वहाँ नहीं होता, बल्कि जो उनके टीचर्स हैं, उनके जो असातिज़ा हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो ख़ुद ही टेस्ट लेकर या बच्चे को असेस करके देखते रहते हैं बच्चे की एक्टिविटीज़ कि कौन से एरियाज़ ऐसे हैं कि जिनमें बच्चों को इंडिविजुअली
मतलब है कि उनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मिड टर्म और 3 महीने के वाला और साल वाला और ये उनके यहाँ एग्ज़ाम का कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। 13 साल तक की उम्र के बाद जो है 6 साल पढ़ने के बाद वो बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, टीचर का जो क्राइटेरिया है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं कि मैंने पिछली भी अपनी वीलॉग में दोस्तों के साथ ये शेयर किया था कि फॉरेन कंट्रीज़ में टीचर जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है कि उसने नेशन को डेवलप करना होता है, नेशन बिल्ड करनी होती है। तो लिहाजा फॉरेन कंट्रीज में और स्पेशली फिनलैंड में टीचर बनना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। यहाँ उनका पहला क्राइटेरिया तो ये है कि मास्टर डिग्री होल्डर होना चाहिए या 16 इयर्स उसका जो एजुकेशन का जो टेन्योर है वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद ये है जी, और उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो सोशल स्टेटस है वो लायर और डॉक्टर्स के बराबर जो है वो उन्हें ये सोशली ये स्टेटस जो है वो देते हैं, और उनको ये डॉक्टर्स और लायर्स वाला प्रोटोकॉल जो है वो टीचर्स को कम्युनिटी में भी हासिल है। लेकिन हमारे यहाँ तो आई एम अनएबल टू से एनीथिंग कि फ़ॉरेन में साफ ज़ाहिर है कि एक डॉक्टर और लायर का जो स्टेटस है तो वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इनके यहाँ सैलरी का जो स्टेटस है, तो सैलरी का 2012 में वो बताते हैं जी कि 3000 USD, 3000 ये जो डॉलर्स जो है ना, ये उसकी सैलरी थी 2012 में, टीचर की सैलरी। अभी तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर 2012 में इतनी थी तो आजकल कितनी हो गई, यानी एक हैंडसम सैलरी जो है वो टीचर को दी जाती है। नेक्स्ट उनका जो क्लास टेन्योर है, क्लास का जो टाइम है एक दिन में वो सिर्फ 4 घंटे क्लास लगती है, ओनली 4 आवर्स। 4 आवर्स क्लास लगती है। फॉर एग्जांपल अगर 8 बजे स्कूल लगा है तो 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, और हफ्ते में वंस अ वीक जो है 2 घंटे, हर हफ्ते में 2 घंटे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रेनिंग जो है ये किसी भी प्रोफेशन में बगैर ट्रेनिंग के जो है वो बंदा सही तरीके से उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो हफ्ते में 2 घंटे उनकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है, तो वो एक टीचर जो किसी क्लास को पढ़ाना शुरू करता है तो उससे बाकायदा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि 6 साल तक वो क्लास को पढ़ाएगा। 6 साल के दरमियान कोई टीचर चेंज नहीं होता, एक ही टीचर पढ़ाता है इस क्लास को फॉर 6 इयर्स, और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने ऑल सब्जेक्ट वो एक ही टीचर पढ़ाता है और 6 साल तक वही पढ़ाता रहता है। दरमियान में कोई टीचर जो है वो चेंज नहीं होता। उसकी रीज़न वो ये बताते हैं कि एक टीचर जो है वो बच्चों की साइकी समझ जाता है, उनके साथ पीआर, उसकी रेपो जो है वो बिल्ड हो जाती है, और वो बच्चों को समझना शुरू कर देता है, बच्चे उसको समझना शुरू कर देते हैं। अगर हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद टीचर स्विच कर जाता है तो उसकी रीज़न्स हो सकती हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो कि टीचर की सैलरी इतनी है कि उसको अगर कोई अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है तो स्विच कर जाता है। यहाँ मैंने बताया कि 3000 USD 2012 में वो ले रहा था, तो उससे ये माश की फ़िक्र नहीं होती। तो उसका जो पैशन होता है और उसके साथ ट्रेनिंग्स होती है, यही चीज़ें होती हैं ना कि सैलरी रीज़नेबल हो और उसके अलावा माशरे में आपका रिस्पेक्ट हो, आपको रिगार्ड हो, और दूसरी बात ये कि अनसर्टेनिटी ना हो। कि उनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूनिक मैं तो कहूँगा जो एक्टिविटी है वो स्किल्स। वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ बुक्स ही नहीं पढ़ाते, बल्कि
ज़िंदगी गुजारने की जितनी भी महारतें हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, कि एट ए टाइम वो जो वहाँ से स्टूडेंट पढ़ने के बाद वो एक अच्छा कारपेंटर भी हो सकता है, वो एक अच्छा मैकेनिक भी हो सकता है, वो एक अच्छा डिज़ाइनर भी हो सकता है, और हो सकता नहीं बल्कि वो होता है, क्योंकि ड्यूरिंग स्कूलिंग में वो बच्चे को ये प्रैक्टिकली जितनी भी ज़िंदगी गुजारने की लाइफ स्किल्स जो हैं वो सारी बच्चों को सिखा देते हैं, ताकि बच्चे जो है अपना फ्यूचर में उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, और जो उनका पैशन हो जिस सब्जेक्ट में, उसको मज़ीद जो है आगे वो एक्सेल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स और एजुकेशन के रिलेटेड, स्पेशली टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में और एजुकेशन के बारे में और बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में, उनकी शख्सियत साजी के बारे में, तालीम के साथ साथ तरबियत के बारे में, इस तरह की वीडियोस जो हैं तो इंशाअल्लाह मेरे चैनल से आपके साथ शेयर होती रहेंगी। अपनी आरा का इजहार कीजिए मेरे इनबॉक्स में, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो वेल इन टाइम आप दोस्तों के साथ शेयर हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ, तब तक नज़र साजिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।